जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ का मतलब क्या होता है। दुनिया में जितना भी वस्तु है, चाहे वह पढ़ने की चीज़, चाहे जितना भी हम लोग को दिखाई देता है, वो सब पदार्थ है। क्योंकि पदार्थ का परिभाषा यही होता है कि पदार्थ वह है जिसमें भार हो, जिसमें आयतन होता है, वह अवरोध उत्पन्न करता है। पदार्थ किसको बोलते हैं? जिसमें द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान। उसके बाद अवरोध उत्पन्न करता है, और तीसरा में आयतन हो। द्रव्यमान के मतलब होता है भार, मतलब कि पदार्थ हम उसको कहेंगे जिसमें वजन कुछ न कुछ हो। उसके बाद अवरोध, अवरोध के मतलब कि उठाने में बल लगता हो। और आयतन के मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। क्या हो? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। और अवरोध के मतलब बल लगता हो। क्या लगता हो? बल। और द्रव्यमान के मतलब भार हो, तब जाकर वो क्या होगा? पदार्थ। मतलब पदार्थ होने के लिए द्रव्यमान होना चाहिए, अवरोध उत्पन्न करे, और आयतन होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? पदार्थ। और पदार्थ को दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। कै भाग में वर्गीकरण किया गया है? दो भाग में। पदार्थ को एक भौतिक आधार पर वर्गीकरण किया गया है और एक रासायनिक आधार पे। एक है भौतिक आधार और एक है रासायनिक आधार। रासायनिक आधार। भौतिक आधार पे पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। क्या है? ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक आधार पे पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है। रासायनिक आधार पे दो भाग में बांटा गया है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध को दो भाग में बांटा गया है। कै भाग में बांटा गया है? दो भाग में। एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। अशुद्ध को दो भाग में बांटा गया है, एक समांग, एक होता है समांग और एक होता है विसमांग। विसमांग। भौतिक आधार पे पदार्थ को कै भाग में बांटा गया है? तीन भाग में, एक ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग ठोस के बारे में क्लियर करेंगे कि ठोस किसको बोलते हैं। तो ठोस उस पदार्थ को बोलते हैं जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। क्या क्या निश्चित होता है? आयतन और आकार, इसमें दोनों निश्चित होगा। आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा। आयतन के मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और आकार के मतलब कि ठोस का जो आकृति है वो हर समय क्या होता है? निश्चित। लेकिन द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। इसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। आयतन के मतलब कि द्रव का जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई है वो कन्फर्म होता है। मतलब कि कोई भी द्रव है, चाहे वो एल्कोहल हो गया, चाहे वह दूध हो गया, चाहे पानी, उसका आयतन क्या रहेगा? फिक्स। लेकिन आकार उसका फिक्स नहीं होता है। अगर हम उसे डब्बा में रखेंगे तो डब्बा के आकार हो जाएगा, अगर हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार के हो जाएगा, अगर हम लोटा में रखेंगे तो लोटा के आकार के हो जाएगा। हाँ, तो द्रव का जो आकार है उसका क्या होता है? अनिश्चित। मतलब जिस जिस चीज़ में हम लोग रखते हैं उसी के आकार का हो जाता है। और जो गैस है उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों क्या क्या होता है? अनिश्चित। निश्चित नहीं होता है। ये दोनों का क्या होगा? अनिश्चित होगा। हाँ, और इसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा, इसका दोनों निश्चित है। अब हम लोग रासायनिक आधार पे पदार्थ को कै भाग में बांटे गए हैं? दो भाग में। एक है शुद्ध और एक है अशुद्ध। शुद्ध के मतलब कि इसका जो कण होता है वो शुद्ध होता है। जैसे यहाँ पे तत्व हो गया और एक यौगिक। तत्व की परिभाषा होता है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही कणों से मिलकर बना है। जैसे इसका एग्जाम्पल है सोना। जैसे सोना 24 कैरेट के रहेगा तो शुद्ध होगा, लेकिन अगर 22 कैरेट के रहेगा तो यौगिक होगा। क्या होगा? यौगिक। सोना, तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, ये सब क्या है? तत्व है। अगर यौगिक की बात करें तो यौगिक का परिभाषा होता है कि वैसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक कणों का एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे यहाँ पे पीतल, पीतल में जो तांबा होता है वो 95% होता है, 90% होता है। तांबा कितना परसेंट होगा? तांबा 90%। और जो इसमें ब्रोंज होता है, वो कितना परसेंट होता है? 5% होता है। इसलिए क्या है? यौगिक है। इसमें निश्चित मात्रा में है का चीज तांबा 90% और 5% क्या है? ब्रोंज है। तो एक क्या कहलाएगा? यौगिक। लेकिन तत्व का जो होता है एक शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही कणों से मिलकर बना होता है। अब हम लोग अशुद्ध की बात करेंगे। तो अशुद्ध को दो भाग में बांटा गया है, एक समांग और दूसरा विसमांग। समांग के मतलब होता है समान मात्रा में, और विसमांग का मतलब होता है असमान मात्रा में। माने इसमें रहेगा समान मात्रा में कोई चीज और इसमें असमान मात्रा में। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के तीन अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। यहाँ पे घनत्व हो गया, उसके बाद आणविक आकर्षण बल हो गया, उसके बाद
अंतरान्वयक स्थान हो गया, उसके बाद प्रसार, विसरण और गतिज ऊर्जा। जो घनत्व, अगर हम घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक ठोस में घनत्व होता है। किस चीज़ में होता है? ठोस। उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस। घनत्व के मतलब होता है कि क्षेत्रफल कम और कणों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे जो ठोस है, कम क्षेत्रफल में जो कण होता है वो पूरी तरह से ठसम ठुसम करके कच्ची होता है, भरा होता है। उससे कम किस में होता है? द्रव में, और उससे कम गैस में। यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे पटना का जनसंख्या सबसे अधिक है, तो उसका मतलब है कि पटना का क्षेत्रफल कम है, पटना का क्षेत्रफल अधिक है, उसमें लोग ज़्यादा रह रहे हैं। उसी तरह से है कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन कणों की संख्या अधिक से अधिक है, यानी पूरी तरह से भरा हुआ है। उससे कम थोड़ा सा द्रव का है और उससे कम गैस का है। अगर हम लोग आणविक आकर्षण बल की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस में होता है। आणविक आकर्षण बल के मतलब होता है कि जो कणों का जो मजबूती होता है वो पूरी तरह से ठोस में, मतलब पूरी तरह से बंधा होता है। उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस। जिससे ठोस मजबूत होने का रीजन यही है कि जो उसका जो आणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है, और उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है। अंतरान्वयक स्थान है एक, इसमें गैस का जो स्थान है वो होता है, उसके बाद द्रव का होता है और उसके बाद ठोस का होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा गैप किसका होता है? गैस का। उसके बाद उससे कम गैप किसका होता है? द्रव, और उसके बाद गैस का। माने इसका जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्रसार की बात करें तो प्रसार में गैस का प्रसार सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव का प्रसार सबसे अधिक होता है, और उसके बाद ठोस का प्रसार बहुत कम होता है। प्रसार माने बहाव। हाँ, अंतरान्वयक स्थान सबसे अधिक किसका होता है? गैस का। उसके बाद द्रव और उसके बाद ठोस का होता है। माने इसका जो स्थान है वो मतलब ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव का और उसके बाद ठोस का होता है। अगर हम लोग प्रसार की बात करें यानी बहाव, तो बहाव सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद ठोस में होता है। अगर विसरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा विसरण क्रिया किस में होता है? गैस, उसके बाद द्रव और उसके बाद ठोस। थोड़ा सा दोनों में अंतर है। आगे हम लोग गतिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज़्यादा गति गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद ठोस में होता है। गतिज मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाने में सबसे अधिक गैस होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस होता है। ऐसे पदार्थ के 3 अवस्था मुख्य रूप से हैं, लेकिन हम लोग की क्लास में 5 अवस्था के बारे में पढ़ना है। एक अवस्था है, चौथा अवस्था हम लोग का पदार्थ का प्लाज्मा है। चौथा क्या है? प्लाज्मा। और अगर हम लोग 5वां अवस्था के बारे में बात करें तो होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा एक द्रव का रूप है, लेकिन क्या होता है? गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा। अगर हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का बात करें तो जो द्रव उबलता हुआ रहता है वो पदार्थ का 5वां अवस्था है। जो पूरी तरह गाढ़ा टाइप का वो क्या है? प्लाज्मा। और जो उबलता हुआ जल है वो क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। मतलब हम लोग के क्लास में 5 तरह के पढ़ना है पदार्थ के। यहाँ पे प्लाज्मा में आएगा ब्लड हो गया, उसके बाद नेटा हो गया, ETC। अगर हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो जो जल 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म होता है वो क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।